कई दफ़ा पाकिस्तान के अंदर गवर्नमेंट्स को चेंज किया गया है, लेकिन यहाँ पे जो सिनेरियो क्रिएट हुआ वो सिनेरियो क्रिएट हुआ, हम अगर स्पेसिफिक बात करें तो वो सिनेरियो क्रिएट हुआ आर्टिकल 112 डिसोल्यूशन ऑफ प्रोविंशियल असेंबली, इट इज़ ऑन पेज नंबर 434। अब हम इस पर बात करते हैं कि पंजाब के अंदर जो हम सिर्फ एक चले, आप पंजाब का मतलब ये है कि आप समझे खैबर पख्तूनख्वा और पंजाब दोनों को मैं समझे कि डिस्कस कर रहा हूँ, तो हम सिर्फ इस पे बात करते हैं ताकि हमें आसानी रहे। हम पंजाब को ये समझते हैं कि यही खैबर पख्तूनख्वा की ही बात है। The governor shall dissolve the provincial assembly if so advised by the chief minister, and the provincial assembly shall, unless sooner dissolved, stand dissolved at the expiration of 48 hours after the chief minister has so advised. Reference in this article, chief minister shall not be constituted to include the reference to the chief। ये हम इसको फिर एक टाइम बचाते हैं हमारे लिए। सिर्फ पहला ये जो आर्टिकल 112 का पहला जो कॉलम है ये यही हमारे लिए काफ़ी है, लेकिन कुछ हल्का अहबाब का ये ख्याल है कि जो भी ऑर्डर हो, जो भी रिक्वेस्ट है चीफ मिनिस्टर की, वो ऑन सॉलिड ग्राउंड्स पे होनी चाहिए। क्यों डिसॉल्व करना चाह रहा है असेंबली, ये क्वेश्चन जो है यहाँ नहीं है, लेकिन कुछ इदारों का, कुछ बड़ी ताकतों का ये व्यू है कि अगर असेंबली आप डिसॉल्व करने जा रहे हैं तो यू मस्ट गिव सॉलिड रीजंस। अभी 112 के बाद सिनेरियो क्रिएट होता है ये पाकिस्तान के अंदर जो इस वक्त का सेटअप है प्रोविंशियल असेंबलीज के अंदर। 112 हुई बाय द चीफ मिनिस्टर, गवर्नर ने उसको एक्सेप्ट किया, और अगर वो ना भी करता तो वो 48 आवर्स के अंदर वो असेंबली जो थी वो डिसॉल्व हो जानी थी। अब आ जाए गवर्नमेंट के इसके बाद मैं इसको कैसे ये आगे प्रोविंशियल असेंबली जो है ये इस वक्त जो केयर टेकर सेटअप है ये कैसे बना है इसके ऊपर बात करते हैं। पहले हम थोड़ा सा देखते हैं जो हमारा रेलेवेंट है प्रोविंशियल जो हमारा प्रोविंशियल जो हमारी असेंबलीज का जो हमारा चैप्टर है, पहले हम उस पर जाते हैं। देखें, बड़ा सिंपल सी बात है, बहुत आसान सी बात है। जो लॉ जो है, जो आइन डिफाइन कर रहा है, हमें ये तवक्को हम करते हैं कि आप उसके अंदर ही रहेंगे। अब ये पार्ट 4 जो है ये प्रोविंसेस को डील कर रहा है। आर्टिकल 101 से लेके, मैंने पहले भी आपको अर्ज किया है, ये क्लोज करता है 140 तक, लोकल गवर्नमेंट्स तक। पार्ट 5 जो है इसके अंदर केयर टेकर सेटअप डिस्कस नहीं हुआ। दोबारा मैं बताता हूँ ये बात मैं क्या कहना चाह रहा हूँ कि गवर्नमेंट जो प्रोविंसेस हैं उनकी दी गवर्नर्स के चैप्टर के अंदर, दी प्रोविंशियल असेंबलीज के चैप्टर के अंदर और दी प्रोविंशियल गवर्नमेंट्स के चैप्टर के अंदर केयर टेकर गवर्नमेंट डिस्कस नहीं हुई। इसका मायने क्या हुआ? तो क्या आया जो इस वक्त गवर्नमेंट है ये फिर गवर्नमेंट ना हुई? तो मेरा नुक्ता नजर ये है कि ये आइन के कानून के मुताबिक, आइन के मुताबिक जो चैप्टर 4 है ये उस तनाजुर में वो वाली गवर्नमेंट नहीं है, बल्कि ये गवर्नमेंट अंडर द लॉ है एज ए नेसेसिटी। और इसकी क्या अथॉरिटी है इस पर भी बात करते हैं। अब चैप्टर 4 बिल्कुल आप क्लियर कर लें, चैप्टर 4 के अंदर केयर टेकर सेटअप का कोई जिक्र नहीं है कि वो कैसे बनेगा और उसका क्या होगा। इसका मतलब प्रोविंशियल जो प्रोविंसेस हैं और प्रोविंशियल गवर्नमेंट्स के अंदर केयर टेकर सेटअप अगर नहीं है तो ये केयर टेकर सेटअप जो है वो प्रोविंशियल गवर्नमेंट्स की जगह नहीं ले सकता। अब अगला सवाल आपका ये होगा कि अगर ये नहीं ले सकता तो फिर ये कैसे फिर इतने बड़ा सेटअप जो है, गवर्नमेंट पूरी बन गई, कैबिनेट बन गई, ये कैसे होगा? तो इसके लिए मैं आपको अर्ज करूंगा हमें पढ़ना पड़ेगा पार्ट 8 जो कि आर्टिकल 213 से स्टार्ट होता है, और इसका पहला चैप्टर जो है वो है चीफ इलेक्शन कमीशन और इलेक्शन कमीशन, और इसका टाइटल क्या है? इसका टाइटल है इलेक्शंस। और चैप्टर 2 जो है ये कहता है इलेक्टोरल लॉज एंड कंडक्ट ऑफ इलेक्शन, और इसका पार्ट 9 के अंदर इस्लामिक प्रोविजन। तो ये बड़ा सिंपल सी 213 से लेके 226 तक ये आर्टिकल जो है ये हमारे इसमें डील करते हैं। अब
ये जो गवर्नमेंट बनी इसका कौन सा, इसका मतलब ये होगा कि ये गवर्नमेंट का ये वाला जो चैप्टर है केयर टेकर सेटअप का, ये हमारा जो प्रोविंसेस का चैप्टर है या प्रोविंशियल गवर्नमेंट का चैप्टर है उसके अंदर डिस्कस नहीं हुआ। तो ये डिस्कस कहाँ हुआ है, ये इलेक्शन के पार्ट में डिस्कस हुआ है, जो कि पार्ट 8 है, जो डिफाइन करता है इलेक्शन कमीशन को, जो डिफाइन करता है उनकी अथॉरिटीज़ को, जो डिफाइन करता है उनके पास कितनी पावर्स हैं, वो क्या उनकी ड्यूटीज़ है, कैसे करना है। इसके अंदर एक कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर एक चीज़ जो है वो ऐड हुई बाय दी हमारे पार्लियामेंट, और उस वक्त जो अनेक्टमेंट कर रहे थे उन्होंने, जो अगर असेंबली डिसॉल्व होती है या अपना टाइम पीरियड पूरा करती है तो उसके बाद उन्होंने कहा कि अगर ये होगा तो फिर ये गवर्नमेंट कैसे चलेगी, फिर आगे मुल्क कैसे चलेगा, क्योंकि गवर्नमेंट लेस तो कंट्री हो नहीं सकता। तो उन्होंने इसका तरीका जो है वो हमें बयान किया कि अगर हम इसको स्टार्ट करते हैं कि, और उन्होंने इसको डिफाइन स्टार्ट इसको किया आर्टिकल 224 से। अब हम आर्टिकल 224 पे अगर आते हैं तो आर्टिकल 224 जो है वो हमें काफ़ी कुछ बताता है कि इनफैक्ट क्या था और क्या हुआ है और क्या नहीं हुआ। अभी आपको ये जब आप सारा हमारा लेक्चर सुनेंगे तो आपको इसके ऊपर इसका मेरा ख्याल है कि काफ़ी हद तक आपका माइंड इसमें क्लियर हो जाएगा। आर्टिकल 224 जो है ये कहता है कि जनरल इलेक्शन टू द नेशनल असेंबली या द प्रोविंशियल असेंबली शैल बी हेल्ड विद इन द पीरियड ऑफ 60 days इमीडिएटली फॉलोइंग द डे ऑन विच द टर्म ऑफ द असेंबली इज ड्यू टू एक्सपायर। ये वो बात जो मैंने आपको पहले की, डिसोल्यूशन ऑफ असेंबली अनदर थिंग है, और उसका जो असेंबली का पीरियड है वो एक्सपायर होना एक दूसरी बात है। आर्टिकल 24 ये कहता है कि विद इन 60 days इमीडिएटली उस दिन के बाद इलेक्शन होंगे जिस दिन असेंबली जो है वो आपकी डिज़ोल्व की, आपकी असेंबली जो है वो एक्सपायर होगी। लेकिन ऑन द अदर हैंड आगे ये 1A में कहता है ऑन डिसोल्यूशन ऑफ द असेंबली ऑन कंप्लीशन ऑफ इट्स टेन्योर और इन केस इट इज डिसॉल्व इन आर्टिकल 58 और आर्टिकल 112 द प्रेसिडेंट और द गवर्नर एज केस में बी शैल अपॉइंट अ केयर टेकर गवर्नमेंट। वही बात जो हम अभी कर रहे थे कि केयर टेकर सेटअप जो है वो जो बाय इलेक्शन की बात है वो 90 days वाली, मैं उस पर भी आता हूँ। पहले मैं आपको थोड़े इसकी पॉइंट बता दूँ। देखिए, अगर आर्टिकल 50, 158 और 112 के अंदर अगर ऊपर जाएगा या असेंबलीज का टेन्योर एक्सपायर होगा, दोनों सूरतों में अब आगे सेटअप कैसे चलेगा। सबसे पहले जो प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान है वो प्राइम मिनिस्टर और उसके बाद अपोजिशन लीडर या गवर्नर और चीफ मिनिस्टर, ये मिल के एक केयर टेकर प्राइम मिनिस्टर और केयर टेकर चीफ मिनिस्टर अपॉइंट कर सकते हैं। अगर ये अपॉइंट नहीं करेंगे तो फिर एक कमेटी कॉन्स्टिट्यूट होगी, वो कमेटी नहीं करेगी, और जो कमेटी कॉन्स्टिट्यूट होगी उसके 2 नॉमिनेशन आएंगे फ्रॉम बोथ साइड। और अगर ये भी ना हुआ तो क्या होगा, तो बड़ी मज़ेदार चीज़ होगी, और वो चीज़ ये है रेजोल्यूशन बाय कमेटी ऑफ इलेक्शन कमीशन 224A। 224A जो है ना वो फिर यहाँ पे अथॉरिटी दे देता है, शिफ्ट कर देता है टू दी इलेक्शन कमीशन कि वो केयर टेकर सेटअप जो है उसको बना ले। अगर प्रोसीजरल और विद इन स्पेसिफाइड टाइम वो केयर टेकर सेटअप जो है वो बाय द गवर्नमेंट बाय द गोइंग जो है चीफ मिनिस्टर एंड द गवर्नर और ऊपर प्राइम मिनिस्टर एंड द अपोजिशन लीडर अगर नहीं होता तो फिर वो आगे कमेटी से होता हुआ मैटर जो है जब आएगा इलेक्शन कमीशन के पास, तो इलेक्शन कमीशन जो है वो जो उनको रिकमेंडेशन आएंगी फ्रॉम द बोथ साइड्स, वो उसके ऊपर अपना जो है फैसला देगा और उसका फैसला फिर हतमी होगा। और ये जो है इस आर्टिकल जो 224A है इसका सब क्लॉज 3 भी ये भी कहती है कि चीफ मिनिस्टर केस में बी विद इन 3 days of the referral of the matter to it, provided in the case of inability of the committee to decide the matter in the aforesaid period, the name of the nominee shall be referred to the Election Commission of Pakistan for final decision within 2 days, and the incumbent Prime Minister and the incumbent Chief Minister shall continue to hold office till the appointment of the caretaker Prime Minister and caretaker Chief Minister। अब यहाँ पे आप मद्देनजर रखेंगे, ये वो बात है जिसका फ़ायदा कुछ पार्टी जो इसको गवर्नमेंट को लेना चाह रही है कि अगर केयर टेकर सेटअप नहीं आया तो जो उस वक्त का चीफ मिनिस्टर और प्राइम मिनिस्टर है वो कंटिन्यू करेगा।
तो यही ये कहते हैं कि जब तक नया इलेक्शन नहीं आएगा तो ये जो केयर टेकर सेटअप है वो इस एक प्रोविजन ऑफ लॉ की शोल्डर लेके ये समझते हैं कि हमने आगे चलना है।